हाय, वेलकम टू ऑल। हम फिर से हाजिर हैं अपने इस चैनल इनलाइटमेंट एकेडमी पर अपनी एक नई वीडियो लेकर के। और आज का टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप? एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, या एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत छोटा सा सिंपल है कि जो किसी भी परंपरागत बिजनेस को या किसी भी परंपरागत काम को ही अपनाता है वो बिजनेसमैन कहलाएगा, और जो एक न्यू यूनिक आइडिया के साथ अपना स्टार्टअप को स्टार्ट करता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। बस ये छोटा सा डेफिनेशन है, डिफरेंस। बाकी अब हम आगे पढ़ते हैं कि क्या बवाल है ये। तो सबसे पहले पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर ड्राइव करा गया है फ्रेंच वर्ड इंटरप्रेनेडर से, विच मीन्स टू टेक, जिसका मतलब होता है लेना। कैसे? रेफर्स टू दोज हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, यानी कि वो व्यक्ति जो किसी नए स्टार्टअप या नए बिजनेस को अंडरटेक करने का रिस्क लेता है वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर कहलाता है वो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो कौन कहलाता है एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर वो कहलाता है जो कि रेफर्स टू दोज हु अंडरटेक द रिस्क ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, जो न्यू एंटरप्राइजेस को करने का रिस्क लेता है। अब बात आती है कि इसकी मीनिंग की क्या बात होती है। तो अगर हम बात करेंगे मीनिंग पे तो ध्यान दीजिएगा। मीनिंग क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस ऑफ एक्शन होता है उस एंटरप्रेन्योर का जो सर्च करता है समथिंग न्यू, एक्सप्लॉइट सच आइडियाज, यानी कि जो उस आइडिया को एक्सप्लोर करता है या उस आइडियाज़ पर वर्क करता है जो कि गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ एक्शन इन विच एंटरप्रेन्योर सर्च समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज विथ गेनफुल अपॉर्चुनिटीज़। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन करके आ जाती है। अब आगे बढ़ते हुए हम पॉइंट पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली बात आते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा उन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढता है कि जो चीज़ें आज खत्म होने वाली, स्केर्स हैं या विलुप्त होने वाली हैं, या जिनका शायद हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। उन चीज़ों को सर्च करके उन नए आइडियाज़ के साथ अपने उस बिजनेस को कंटिन्यू करने करता है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इनोवेशन। रिलेटेड टू इनोवेशन क्योंकि जैसा पहले बताया गया था कि वो हमेशा अपने एक नए आइडियाज़ के साथ वर्क करता है। उसके पास एक नया आइडियाज़ होता है, नए नए इनोवेशंस होते हैं। वो किसी भी परंपरागत चीज़ों पर कभी भी फोकस्ड या वर्क नहीं करता। नेक्स्ट है प्रॉफिट पोटेंशियल। प्रॉफिट पोटेंशियल का मतलब ये होता है यहाँ पर कि जो भी नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है क्या वो उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग है, क्या वो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, वो उससे प्रॉफिट कमा सकता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि प्रॉफिट पोटेंशियल कितना है उसमें। क्योंकि आपको भी पता है कि घर चलाना एक अलग चीज़ है और बिज़नेस चलाना एक अलग चीज़ है। एक व्यक्ति बिज़नेस चलाता है लेकिन उसे अपना घर भी चलाना होता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द इन्वेंशंस। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आता है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में आता है कि ये सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की वो ही खास बात में आता है रिस्क बियरिंग, कि एंटरप्रेन्योर वो ही कहलाता है जो रिस्क लेने की क्षमता रखता है, जिसके पास एक कैपेसिटी होती है या जो एक विल को लेकर के चलता है कि हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ। नेक्स्ट आता है स्किलफुल मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्किलफुल मैनेजमेंट इस वजह से इस पे काम आता है क्योंकि जब आप एक न्यू आइडियाज़ के साथ किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करते हो तो आपको ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में वो वर्क कैसे करेगा, लोगों को कन्वेंस कैसे करना है, वो लोगों तक डिलीवर कैसे करना है। ये सारी चीज़ों के लिए एक स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। चैलेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान के खुद ही सोच करके देखिए, आपके पास एक नया आइडिया है, यू स्टार्ट योर बिजनेस विद योर न्यू आइडियाज, सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट ऑफ देम इज हाउ यू क्रिएट योर ऑडियंस। आप ऑडियंस को कैसे बनाएंगे, किस तरह से उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में कन्वेंस करोगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है।
नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी से मतलब होता है कि आपके दिमाग में एक आइडिया था, आपने उसको कन्वर्ट करा एक स्टार्टअप में, स्टार्टअप हुआ, उसको कुछ सोच करके करा होगा कि आप उसे समाज की भलाई करना चाहते हैं या एक नए लाइमलाइट पर लेकर के जाना चाहते हैं, उस चीज़ों को किस लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं। तो ये पॉइंट होता है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज़। जो आपका गोल रहा होगा, जो टारगेट रहा होगा कि नहीं, जैसे अगर मैं एक ढाबा खोलूँ तो पहला चीज़ क्या होगा कि मैं लोगों को हेल्दी खिलाना प्रेफर करूँगा या मैं लोगों को टेस्टी खिलाना प्रेफर करूँगा। तो वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है वैल्यू क्रिएशन। यहाँ पर वैल्यू क्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं या जो आप न्यू स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो विद योर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़, वो लोगों की ज़िंदगी में कितनी वैल्यूज़ डालता है, कितना महत्व रखता है और लोग उसको कहाँ तक एब्जॉर्व करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब तक किसी भी इंसान की लाइफ में किसी चीज़ की वैल्यूज़ नहीं होती, वो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। एक सीधा सा फंडा है, हम उस दुकान में कभी जाना पसंद नहीं करते जिस दुकान में हमें शॉपिंग ना करनी हो। तो पॉइंट नेक्स्ट आता है डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस ये होता है, इसके पीछे वजह होती है कि जब हम एक न्यू आइडियाज़ के साथ वर्क करते हैं तो डायनेमिक होना चाहिए ताकि वो लोगों के टेस्ट, लोगों की उम्मीदों के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट होता चला जाए। वो तभी डायनेमिक कहलाएगा अगर वो एक फिक्स चीज़ पर आकर के, यानी कि वो साइंटिफिक मेथड पर आकर के पुट ऑन हो गया कि नहीं, अब वो एक ऐसी रिगिड पॉइंट है कि अब वो चेंज नहीं हो सकता, तो शायद लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो इनोवेशन है वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिकनेस। यूनिकनेस क्यों होता है ये? क्योंकि आपने अपना जो स्टार्ट करा है स्टार्टअप, वो एक यूनिक आइडियाज़ के साथ करा है, तो ही आप सर्वाइव कर पा रहे हैं। उसमें नया टेस्ट होगा, नया थॉट प्रोसेस होगा, नई होप होगी, नया क्रिएशन हो गया, नई मार्केट होगी, नई ऑडियंस होगी, तो वो हर तरह से एक यूनिकनेस होगा। यूनिक होना जरूरी है उसका। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट एंड विजन। द पॉइंट इज कि अब बात आती है इंटरेस्ट की। जो आपने स्टार्ट करा है, क्या आपका उसमें इंटरेस्ट था या बस लोगों को देख करके एक नया दिमाग में थॉट प्रोसेस आ रहा, आपने वो तुरंत स्टार्ट कर दिया? और उसका विजन कि आप किस लेवल तक विजन पे लेके गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मेरी वीडियोस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और आपको पता है आज के टाइम में अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब पर कैरी मिनाटी एक सबसे बड़ा यूट्यूबर बन चुका है जिस टाइम एशिया के, और बीबी की वाइन्स हैं या अमित बड़ाना हैं या एलवी यादव की वीडियोस हैं, या फिर हम बात करते हैं कि आशीष चंचलानी है, ये वाइन्स बनाते हैं सारे। सोच के देखिए, क्या वाइन्स के नाम पर बस यही लोग हैं और नहीं है? कितने ही लोग इनकी देखा देखी वीडियोस पर आए यूट्यूब पर, उन्होंने अपनी क्रिएट करा, पर वो नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था, बस वो देख करके वीडियोस बनाने के लिए आ गए और वो उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए और दे बिकम द फेल। तो द पॉइंट इज़ कि आप जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं उसमें आपका एक विज़न होना बहुत ज़रूरी है और आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में बस आपसे यही बोलना चाहूँगा कि पॉइंट ये है कि जो दुनिया के ताने सुनता है, गौर फरमाइएगा कि जो दुनिया के ताने सुनता है एक्चुअली में फल भी तो उसी को मिलता है। तो यानी कि रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब कि सोच करके देखिए कि जब किसी भी एंटरप्रेन्योर ने एक न्यू आइडियाज़ या इनोवेशन के साथ बिजनेस को स्टार्ट करा होगा तो फिर कितने ताने सुनने पड़े होंगे उसे, दुनिया भर के ताने। शायद सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट ना करा हो, इवन उसके घर वालों ने एक्सेप्ट ना कर रखा हो। आपको एक बात बताता हूँ, आपने देखा होगा कि अभी आईआईटी के कुछ टाइम पहले एक लड़का हुआ, उसने क्या कहते हैं, ये देखा वीडियोस जाते हुए जब वो पढ़ करके जाता था कि उसको चाय की बहुत तलब लगती थी और वो उसने चाय पीना स्टार्ट करा। उसने देखा कि आज लोगों को अच्छी चाय नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने एक इनोवेटिव काम करा और चाय की टपरी बनानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने चाय को आज उस लेवल पे बना दिया कि आज वो चाय उसको करोड़ों का टर्नओवर दे रही है, उसकी फ्रेंचाइजीज खुल चुकी हैं। और वो एक आईआईटी के दिमाग में आया हुआ था, इंजीनियरिंग करने गया था, बिजनेसमैन बन गया, एंटरप्रेन्योर बन करके उभर गया। द पॉइंट इज, अब सोच के देखो, जब उसने पहली बार अपने घर वालों से बोली कि मुझे चाय की दुकान खोलनी है या चाय की टपरी खोलनी है, तो क्या घर वाले कहे वाह बेटा वाह, बहुत अच्छी बात है, हाँ तुम आईआईटी में यही तो करने गए थे कि तुम्हें चाय की टपरी खोलनी थी। पर नहीं, अब सोचो कि उसको कितना जलील करा गया होगा, कितने ताने मारे गए होंगे। पर आज जब वो करोड़ों में डील कर रहा है, उसकी जब कंपनी करोड़ रुपए कमा रही है, तो सोचो आज उसके घर वाले और वो कितना खुश होंगे। तो द पॉइंट इज कि रिवॉर्ड भी उसी को मिलता है जो कि रिस्क को लेना जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है फैक्टर लीडिंग टू इंक्रीज
इन एंटरप्रेन्योरशिप। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लीड करते हैं? तो सबसे पहला आता है इंकरेजिंग स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी आज इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रही है। आपने सुना होगा एक थॉट प्रोसेस भी आया आफ्टर द पैंडेमिक कि लोकल को वोकल, यानी कि आप बिजनेसमैन बनो, लोगों की नौकरियां गई, नई नई गवर्नमेंट स्कीमें चला रही हैं, स्किल इंडिया हो गया आपका, स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स चल रही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ से गवर्नमेंट की स्कीम आ रही हैं। इवन यहाँ तक भी बोला गया कि इफ़ यू हैव ए टैलेंट देन वी प्रोवाइड द लोन। गवर्नमेंट कर रही है इस चीज़ को। अगर आपके पास टैलेंट है और आपको लगता है कि पैसे की थोड़ी सी कमी है तो मे बी आप वहाँ से भी जनरेट कर सकते हैं पैसा और वो लोन प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट आता है द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। राइज ऑफ टेक्नोलॉजी में हम एक पॉइंट को ये समझ सकते हैं कि आज इंडिया इंटरनेट की खपत करने वाला विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नेट यूज़ होता है। इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आज नेट पर कितनी ऑडियंस आ चुकी है, कितने लोग आ चुके हैं और वो कितना फ़ायदा उसका ले रहे हैं। इवन कई जगह तो ये ही उनका बिजनेस बन चुका है। खुद सोच कर देखिए कि यूट्यूब पर जो लोग यूट्यूबर बने, आकर के उन्होंने वीडियोज़ बनानी स्टार्ट करी या कुछ भी करा, आज वो यूट्यूब पर टाइम पास के लिए आए थे, धीरे धीरे उनका पैशन बन गया, उनका बिजनेस है। लोग लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। एक अपना ऑफिस खोल दिया, उसके रिगार्डिंग उन्होंने 4 बंदे रखे तो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई एडिटिंग का काम करता है, कोई एनिमेशन का काम करता है। उससे 4 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, नए नए कोर्सेज सीखे जा रहे हैं। आपको पता है आज के टाइम में सबसे हॉट कोर्स चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। तो इस तरह से राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे एंटरप्रेन्योरशिप भी बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट आता है चैलेंजेस फॉर इंडियन एंटरप्राइजेज। अब बात आती है कि इतना आसान है क्या एंटरप्रेन्योरशिप बनना, वो भी हमारे भारत जैसे देश में। देखिए बात आती है कि राइजिंग फंड फॉर द बिजनेस। सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क है कि अपने बिजनेस के लिए पैसे को इकट्ठा करना, क्योंकि सबसे पहली बात, आप जब एक न्यू आइडियाज़ के साथ जाएंगे ना किसी के, अपने घर वालों से पैसे मांगने के लिए, तो शायद वो मना कर देंगे कि नहीं बेटा ऐसा काम करो, परंपरागत काम करो, नई आइडियाज़ नहीं चलता, क्योंकि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो बहुत बड़ा पॉइंट है राइजिंग फंड्स फॉर द बिजनेस। हाँ, बैंक से लोन मिल जाता है, वो भी आपकी स्किल्स के ऊपर, बट कंडीशनली जरूरी नहीं है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको चाय की टप वाला, जिन्होंने क्या कहते हैं चाय का एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, नहीं था पैसा उनके पास, फैमिली वालों ने दिया हो, से बोला होगा कि हमें फंड चाहिए, क्यों आपको क्या लगता है फैमिली वालों ने दे दिया होगा? नहीं दिया होगा। वो कह रहे हैं बेटा AT में इतना पैसा लगा चुके हैं, तुम्हें कहाँ से दे, और शायद उन्होंने मांगे भी नहीं होगा। बैंक के पास गए होंगे कि हाँ जी हमें क्या कहते हैं लोन दे दो, क्योंकि हमें चाय की दुकान खोलनी है, और इतने आसानी से बैंक ने लोन दे दिया होगा? नहीं, कितनी मशक्कत करनी होगी। एग्जाम्पल है कि राइजिंग फंड फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए फंड का राइज करना बहुत बड़ा टास्क है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑन हाउ टू रन अ बिजनेस। एक बिजनेस को रन करना कितना मुश्किल हो सकता है, इसमें इसका पॉइंट यह है कि जब आप एक यूनिक थॉट के साथ अपने बिजनेस का स्टार्ट करते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि हाउ यू क्रिएट योर ऑडियंस, हाउ यू क्रिएट योर मार्केट, हाउ यू क्रिएट योर टेस्ट। ये सारी चीज़ें नहीं पता। खुद सोच कर देखो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं हूँ और अगर मुझे अपना एक शोरूम खोलना हो और मैं घर वालों से इस चीज़ के बारे में बात करूँ, तो घर वालों का पहला सजेशन क्या आएगा? बेटा 6 महीने किसी शोरूम में काम कर लो। मैं जाऊँगा 6 महीने उसमें काम करूँगा, 6 महीने साल भर 1.5 साल काम करूँगा, उसके बारे में सीखूँगा सब कुछ, और फिर मैं पैसा सेव करके मैं अपने बिजनेस में लगा दूँगा। लेकिन जब मेरे दिमाग में ही एक नया आइडिया होगा जो मेरे दिमाग में आया था, तो मैं उसको रन कैसे करूँगा? ये भी बहुत बड़ा टास्क है। नेक्स्ट आता है कीपिंग अप विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के साथ चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अप टू डेट रहना है। मेन पॉइंट ये है कि टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं कि वो आपको पहली बात तो बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन कर देती हैं, प्लस वो आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें देती हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सो नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे? मैं एक न्यू आइडियाज़ के साथ काम कर रहा हूं और मैंने अपने साथ 4 बंदों को जोड़ लिया कि हाँ जी मैं इस आइडिया के साथ काम करने वाला हूं, हम इतना कमाएंगे, ऐसे लोग बढ़ेंगे और हम इस तरह से काम करेंगे और शायद काफ़ी जल्दी हम गेन कर लें या प्रॉफिट कमा लें। क्या इतना आसान है ये? आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि मैं लोगों को कन्विंस कर लूँगा, जो मेरे साथ वो जुड़ भी जाएंगे और हम काम भी करने लगेंगे? तो ये बहुत ही मुश्किल है कि क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और अगर 1% चांस वो लोग जुड़ भी जाते हैं, चलो वो हमारे साथ जुड़ भी गए, अटैच भी हो गए,
तो दूसरा पॉइंट फिर ये पॉइंट लेकर के आना कि क्या वो औरों को कन्विंस कर पाएंगे हमारे एक न्यू आइडियाज़ के साथ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क अपने आप में, दैट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है रोल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में हमारी जो इकोनॉमी है उसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जैसे पहले बताया गया था कि इकोनॉमिक सिस्टम एक वो आता है कि हम उस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें जो चीज़ आज स्केयर है, यानी कि जिस चीज़ की कमी है, और लोगों को कम से कम चीज़ों में किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, आज उनका भविष्य ज़्यादा उज्जवल हो सकता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस की हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि हम फंड से भी बात कर सकते हैं कि हमारा पैसा कैसा होगा, हम पैसे को किस तरह से अरेंज करेंगे, हमारे कस्टमर्स कहाँ से आएंगे, और हम जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किस तरह से चीज़ों को लेकर के जाएंगे। तो एक इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी से यहाँ पर एक सेंस निकल करके आता है कि इकोनॉमी की आप उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एक कंडीशंस की अगर बात करें तो हर एक देश की इकोनॉमी एक अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से हम इकोनॉमी को जज करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो आज हमारे संसार में यानी कि वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई बड़ा रिस्क नहीं है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो वो अपने पुराने ही चीज़ों पर चलना पसंद करते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप में ज़्यादा घुसना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि वो नए आइडियाज़ के साथ गो थ्रू होना पसंद नहीं करते। तो ये आता है। नेक्स्ट आता है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल का मतलब होता है कि व्यापार को किस तरह से रन करना, किस तरह से उसको साइकिल करोगे, कैसे कस्टमर तक पहुंचाना है, कब सामान लेना है, कब किस चीज़ का इनोवेशन करना है, कब आपको कैच करना है, कब डिलीवर करना है, ये सारी चीज़ें हमारा ट्रेड साइकिल पर चलता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड लॉज। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड लॉज में आजकल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप पर। जैसे मैंने बताया था कि वोकल फॉर लोकल का काम चल रहा है उसमें, कि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ हों, चाहे बिजनेस पॉलिसीज़ हों, और अगर हम लॉ की बात करते हैं, चाहे बैंकिंग लॉ हो, चाहे आपका फिस्कल लॉ हो, ये सारे लॉज, बैंकिंग लॉ, ये सारे के सारे लॉज आज इस बहुत ज़्यादा रियायत बरतते हैं और काफ़ी ईजी आपको आसानी से लोन मिल जाता है अपने बिजनेस को करने के लिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या काम होता है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मतलब होता है कि वो रिसोर्सेज जहाँ से आप फाइनेंस को इकट्ठा कर सकते हो, वो पॉइंट लाने कि जैसे बैंक से लोन ले सकते हो, या आपको गवर्नमेंट के थ्रू कोई आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, इन तरह की चीज़ें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हियर द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि लोगों को अपने आइडियाज़ से रूबरू करवाना। जैसे बताया कि आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपने आइडियाज़ के बारे में बताना, और फिर वो लोग जैसे जैसे कस्टमर्स को पकड़ेंगे उन कस्टमर्स को उस आइडियाज़ के बारे में बताना कि ये कैसे उनकी लाइफ में एक वैल्यू एडिशन कर सकती है और इस इनोवेशन का क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं। अगर वो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हैं तो आप प्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं कर पाओगे। या रिसोर्सेज कैसे इकट्ठा करना है कि ये इसके लिए एक नॉलेजेबल होना कि कब कल को मार्केट वैल्यू बढ़ जाए उनकी, कब चीज़ें कॉस्टली हो जाए तो हम आज ही उसको स्टोर करके रख लें, या किस तरह से हम और रिसोर्सेज डेवलप कर सकते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट प्राइस एंड कॉम्पिटिशन। देखिए मार्केट प्राइस एंड कॉम्पिटिशन में एक पॉइंट ही निकल करके आता है कि बेशक आपके दिमाग में जो थॉट आया वो आपका इनोवेटिव आइडियाज़ था, लेकिन आपके बाद वो कितने लोग अपना करके अपनी दुकान चलाना शुरू कर देंगे आपके को भी नहीं पता। और फिर पता चलता है कि आपका जो आइडिया था उसी को लेकर के सामने वाले ने अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया उसी मार्केट में कम प्राइस पर, तो फिर लोग आपके पास क्यों जाएंगे, जाहिर सी बात है वो उसके पास जाएंगे। तो इसलिए वो मार्केट तय करना और प्राइस करना ताकि आप उसको बहुत ज़्यादा अप या डाउन ना कर पाओ, एंड वो कंपटीशन को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल इन्वायरमेंट यानी कि वो सामाजिक दायरा क्या होता है वातावरण। सबसे पहले इसमें आता है कस्टम एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी कि जो हमारा एक पॉइंट निकल करके आता है, हम जिसे बात करते हैं कि कस्टम एंड रिलीजियस ट्रेडिशन, कि जैसे आज हमारा जो देश है आप जानते हो कि ये देवताओं से घिरा हुआ है,
बहुत से लोग अलग अलग धर्म में अलग अलग फेथ करते हैं, उन फेथ के हिसाब से आज एक बिजनेस चला पाना कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सोचो हम ये कह सकते हैं कि ये इतना ही टेढ़ा है, सॉरी फॉर माई वर्ड, दैट पॉइंट इज कि क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोई बंदा जो कि एक पंडित परिवार में हुआ हो और वो कल को उसका बेटा कह दे कि जी मुझे नॉन वेज बिरयानी का एक ठेला चलाना है या बिजनेस चलाना है, तो आपको लगता है कि उसके घर वाले उसे परमिशन दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। बेशक उसके पास कितने भी इनोवेटिव आइडियाज़ हों, लेकिन शायद वो उसको परमिशन ही नहीं देंगे। ठीक है, इस तरह से ये तो एक एग्जाम्पल था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारा कस्टम या रिलीजन आकर के रुक जाता है और हमारे घर वाले या हमारी सोसाइटी उस चीज़ को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट आता है फैमिली बैकग्राउंड, कि एक फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपने अक्सर एक बात सुनी होगी कि ये कहा जाता है कि भाई तू भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर ले, तेरे घर में सब गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तेरी बहन भी गवर्नमेंट सेक्टर में, भैया भी, मामा भी, मामा के बच्चे भी, चाचा के मम्मी भी, पड़ोसी भी, अड़ोसी भी, सब लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो तू कहाँ जा रहा है, तू भी गवर्नमेंट सेक्टर में चला जा। बेशक उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ हों जिससे वो शायद उनसे बहुत आगे निकल सकता है, हर तरह से स्ट्रांग हो सकता है, वो फेमस हो सकता है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, अपना एक खुद का एम्पायर बिल्ड कर सकता है। नहीं, लेकिन उसको सिर्फ ये बताया जाएगा कि तू भी गवर्नमेंट की तैयारी कर क्योंकि तेरी फैमिली के सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। नेक्स्ट आता है डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्टेटस। और एक पॉइंट ये आता है कि जब हम एक डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट की जब हम क्या कहते हैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, उसकी क्या डिज़ायर होनी चाहिए और फिर हम अपने उस स्टेटस को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया जाए, भी आपने सुना होगा कि मैगी आज से कुछ टाइम पहले उस पर एक कुछ तरह के लांछन यानी कि कुछ एलिगेशंस लगा दिए गए थे इस पॉइंट को लेकर के कि इसके अंदर कुछ मिला होता है और वो इंडिया में बिकने लायक नहीं है। लेकिन मैगी थी नेस्ले वालों की, उन्होंने बेशक थोड़ा सा ब्रेक लिया लेकिन वो दोबारा से मार्केट में आए अपने उस स्टेटस को प्रोटेक्ट करते हुए कि नहीं, जो हम मार्केट में माल उतार रहे हैं वो बिल्कुल सेफ है और इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है कि उसे किसी भी कम्युनिटी का बंदा खा सकता है, उसमें ऐसा कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पहला आता है लीडरशिप स्किल्स। देखिए ये सिर्फ इट्स नॉट ऑल अबाउट ओनली द एंटरप्रेन्योरशिप, इवन इन एवरी फील्ड। आज के टाइम में हर एक फील्ड में लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक लीडरशिप क्वालिटी नहीं है कि आप अपनी टीम को कैसे लीड कर सकते हो, या तो एक नए आइडियाज़ के साथ बिजनेस को रन करने वाली बात है, तो आप फेल हो जाते हो। सोचो जहाँ पर एक फील्ड चल रहा होता है वहाँ पर जब उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है वो तब फेल हो जाते हैं। तो आप अपने एक न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ लोगों को कन्वेंस करना या उनको लीड करना, ये बहुत ही बड़ा टास्क है और ये स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप ऐसे सिंपल भाषाओं का प्रयोग करो कि हर कोई इंसान आपकी भाषाओं को समझ सके। बात आती है आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं, आपके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ को ये बताना कि तुझे हमारी ज़रूरत क्यों है, और उसके बाद फिर उन के द्वारा पूरे कस्टमर्स को या आपकी ऑडियंस को ये बताना कि उन्हें हमारी ज़रूरत क्यों है जो हम उनके लिए लेकर के आए हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मीन्स कम्युनिकेशन स्किल्स को कह सकते हैं वो लेवल होना चाहिए कि आप गंजे को कंघा भी बेच दो। नेक्स्ट है एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब होता है कि व्हेन यू थिंक दैट यू चेंज द वर्ल्ड विद योर इनोवेटिव आइडियाज़। तो इस कंडीशन में आपका एम्बिशियस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सोच कर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको घूमने चलना है, चलो निकलो घर से, चलते हैं, तो क्या आप निकलोगे? मैं कहता हूँ कि चलो घूमने चल रहे हैं, आप कहोगे कहाँ चलना है? मुझे ये नहीं पता कहाँ चलना है लेकिन घूमने चलना है, चलो चल रहे हैं। जब हमें वो मंजिल ही नहीं पता जहाँ हमें जाना है, तो हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे जाना कहाँ पर है। तो इसका एक आइडियाज़ यही पॉइंट में निकल करके आता है दैट कि पहले हमें एम्बिशियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सोच करके देखिए, जो एग्जांपल देते हैं कि हमें कहीं पर जाना है, अगर हम जाने की बात करते हैं और अगर मुझे ये पता है कि मुझे इस जगह जाना है तो मुझे उसका रास्ता भी पता होगा। अगर नहीं भी पता होगा तो मैं पता कर लूँगा क्योंकि मुझे वहाँ तक पहुँचना है।
तो इसी तरह से एम्बिशन भी होता है। अगर मैंने अपने माइंड में एक टारगेट सेट कर रखा है तो मैं उस टारगेट को अचीव करूँगा, नहीं भी करूँगा तो पता कर लूँगा कि मुझे उस टारगेट तक कैसे पहुँचना है। द नेक्स्ट इज रिस्क टेकर। ये एंटरप्रेन्योर की एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि उसको रिस्क टेकर होना चाहिए। नो फिक्स विदाउट रिस्क, ये कोटेशन बोली जाती है कि आप जब तक फिक्स नहीं हो सकते जब तक कि आप रिस्क नहीं लोगे। और एंटरप्रेन्योर में तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ जा रहे हो तो जाहिर सी बात है तो अपने आप में एक रिस्क है। द नेक्स्ट इज फियरलेसनेस। फियरलेसनेस मीन्स कि व्हेन यू टेक द डिसीजन यू हैव नो फियर एट एनी कॉस्ट। आपके पास किसी भी तरह का कोई फियर नहीं होना चाहिए, कोई भी डर नहीं, ठीक है। यू स्टैंड विद योर ऑन डिसीजन। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स के लिए। नेक्स्ट है एबिलिटी टू लिसन टू योर गट इंटेंट्स एंड टू ट्रस्ट देम। यानी कि ऑब्वियस बात है, जब आप मार्केट में उतरो और पब्लिक आपको आपकी कमियों के बारे में बताए तो आप उस कमियों को सुनो और उन पर ट्रस्ट भी करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है एंड यू वांट टू इम्प्रूव योरसेल्फ अगेन एंड अगेन। ये यानी कि जैसे कहते हैं एक लर्निंग एटीट्यूड, एक एंटरप्रेन्योरशिप में एक लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ उसने ये समझ लिया कि बस मेरे से ऊपर कोई नहीं, समझ लो तो अब उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो द पॉइंट इज कि ये पॉइंट रखना कि हाँ मेरे अंदर अभी भी मुझे इम्प्रूव करना है और डेली मुझे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना है, तो ही आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। द नेक्स्ट पॉइंट आता है विजनरी। तो यहाँ पर फिर वही आती है विजनरी की एक विज़न लेकर के चलना कि इतने टाइम में मुझे यहाँ तक पहुँचना है, इतने टाइम में यहाँ तक पहुँचना है और इतने टाइम में यहाँ तक पहुँचना है, वो विजनरी होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है मोटिवेशन एंड पैशन। मोटिवेशन मतलब कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपका ड्रीम खुद ऐसा होना चाहिए कि जो आपको मोटिवेट कर सके, जो अंदर से एक आग लग सके कि हाँ जी मुझे करना है, लोगों को एक अच्छी क्वालिटी देनी है, उनका लाइवलीहुड का जो स्टेटस है उसको चेंज करना है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो। एंड एक पैशन होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सुबह ये आँख सोच कर खुल जानी चाहिए कि हाँ मुझे अपने कस्टमर तक ये बात पहुँचानी है, मुझे अपने ऑडियंस तक ये चीज़ लेकर के पहुँचानी है। मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बारिश हो रही है, धूप हो रही है, सर्दी है, कोहरा है या कुछ भी है। वो एक पैशनेट, वो पागल वाली पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में इस चीज़ की। नेक्स्ट आता है गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप पैसों को फाइनेंस कैसे करते हो। एक पॉइंट बोला जाता है कि आप ज़्यादा कमा करके कभी अमीर नहीं बनते। आप अमीर बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ यू मैनेज योर फाइनेंशियल पॉइंट। आपको क्या लगता है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इनके पास अथाह पैसा होगा? नहीं, ये अपने उस पैसे को इस तरह से सर्कुलेट करते हैं या इस तरह से मैनेज करते हैं कि इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये पॉइंट्स थे हमारे आज के टॉपिक से। इसी के साथ आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आशा करता हूँ कि आप इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करेंगे और आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।